हेलो बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द यूनिट एंड डायमेंशंस। बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है यूनिट एंड डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 4 में। तो अभी तक हम 3 लेक्चर्स ले चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 3 तक आप सभी लोग पढ़कर आए होंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि भैया डायमेंशंस के यूजेस में हम कि डायमेंशन की मदद से हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर लेते हैं या रफली एक फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, अब एक नया जो यूज है डायमेंशनल फॉर्मूला का वो पढ़ते हैं कि डायमेंशंस की मदद से हम एक नई क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिक क्वांटिटीज। यानी कि आप लेंथ, मास और टाइम की जगह अपनी अपनी इच्छा की जो दिल करे वो बेसिक क्वांटिटीज मान लीजिए और उनको मानने के हिसाब से आपको कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी को उन क्वांटिटी की मदद से आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है हमने लिया है, पहला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी if velocity v, force and time are chosen as fundamental quantities। यानी कि लेंथ, मास और टाइम की जगह हमने वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिया है। तो मास और एनर्जी को वीएफटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। ये एक यूज भी है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज भी है कि आप एलएमटी की जगह किसी अन्य फंडामेंटल क्वांटिटी को भी मान सकते हैं और उनकी तरह आप एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को उनकी मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको करने के बेटे मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तो एक जनरल मेथड, यानी कि जो हर जगह हर समय लगेगा ही लगेगा। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा क्लेवर अप्रोच सिखाऊंगा मैनिपुलेशन की मदद से, जो आपको कभी कभी आपका टाइम सेव करने में आपकी मदद करेगा। कभी कभी आपको इजीली दिख जाएगा, कभी दिखेगा नहीं। तो जनरल मेथड तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। तो आपने क्या काम करा, आपने वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को फंडामेंटल मान लिया और एक्सप्रेस करना है मास को वी, एफ और टी की टर्म्स में। ये है हमारा क्वेश्चन। तो भैया इसको सॉल्व करने के लिए मेथड नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 लेते हैं। तो हमारा जो मास है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, फोर्स पे और टाइम पे। जब भाई फंडामेंटल वेलोसिटी, फोर्स और टाइम को माना है तो मास विल बी somehow depending upon v to the power a, कुछ पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, लेट्स से v to the power a, फोर्स टू द पावर b और t टू द पावर c। तो अभी तक हम क्या करते थे भाई, जैसे भी कोई क्वांटिटी डिपेंड करती थी तो डायमेंशन की मदद से हम देखते थे कि पर्टिकुलर क्वांटिटी में l कितने बार आ रहा है, m कितने बार आ रहा है, t कितने बार आ रहा है। तो सिमिलरली अब हमको lmt की जगह vft ले लिया, तो v टू द पावर a, f टू द पावर b और t टू द पावर c ले लिया। अब यहाँ पे मास है तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0, mlt ये बन जाएगा। इसको मास को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू के, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे के, वी को लिख लेंगे एल टू द पावर -1 टू द पावर ए और फोर्स को लिख लेंगे एम एल टी टू द पावर -2 टू द पावर बी और टी को लिख लेंगे बेटा टी टू द पावर सी। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों साइड एमएलटी एक साथ अरेंज कर लीजिए, फिर पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से मिलेगा m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। ठीक है, और यहां से मिलेगा m टू द पावर, यहां से मिलेगा आपको m टू द पावर b। और कहीं m है नहीं जी। फिर अगले वाले टर्म पर चलिए l पर, तो यहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा l टू द पावर a और यहां से मिलेगा l टू द पावर b। तो यहां से मिल गया l टू द पावर a प्लस l टू द पावर b। अब सिमिलरली यहां से मिलेगा आपको t टू द पावर -a, यहां से मिलेगा t टू द पावर -2b और यहां से मिलेगा t टू द पावर c, यहां से मिलेगा t टू द पावर c। तो यहां से लिख लीजिए आप t टू द पावर -a, t टू द पावर -a और t टू द पावर -2b प्लस c। अब पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन
कंपेयरिंग पावर्स, अब दोनों साइड पावर्स को कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से देखोगे b की वैल्यू आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी आपको 1, और a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी आपको 0, और a प्लस बी की वैल्यू 0 मिलेगी, तो b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। ठीक है। अब सिमिलरली इस वाले टर्म को -a -2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, तो a की वैल्यू आपको मिल गई -1, तो -1 और -1 -2, और b की वैल्यू मिल गई 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया बच्चे आपको 1 -2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू मिल गई आपको 1, c की वैल्यू मिल गई आपको 1। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। जब a b c की वैल्यू मिल गई और आपने देखा था कि भैया हमारा जो मास है वो डिपेंड कर रहा है के v टू द पावर a, f टू द पावर b और t टू द पावर c। ठीक है, f टू द पावर के, f टू द पावर के, v टू द पावर a, f टू द पावर b, t टू द पावर c। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है। अब क्या करें, a की वैल्यू हो गई हमारी -1, सॉरी, तो यहां से मिला के v टू द पावर -1 और f टू द पावर b की पावर मिल गई हमारी आपको 1, और c टू द पावर आपको मिल गई दैट इज t टू द पावर 1। तो ये मिल गया एफ टी बाई वी, यानी के ये आपको मिल गया मास इज इक्वल्स टू एफ टी वी। ठीक है, एफ टी वी इनवर्स यानी v टू द पावर -1। एक तो तरीका इसको करने का ये हो गया, एक तो तरीका इसको करने का ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। अब भाई आप एक बात बताओ, जब हमने फंडामेंटल मान लिया वेलोसिटी को, फोर्स को और टाइम को, इनकी मदद से आपको मास बनाना है। भैया कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है। तो हमको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है मास, और फंडामेंटल हमको दे दिया गया है वेलोसिटी, फोर्स और टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल। तो एक्सप्रेस करना है मास को, यानी फंडामेंटल की मदद से मास को बनाना है। तो कैसे मास बनाया जा सकता है, तो इसका लॉजिक सीधा सीधा सिंपल है। हम जानते हैं कि भैया फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारी फंडामेंटल मान रखी है, जी हाँ, ठीक है, और हमको बनाना क्या है, मास, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको इधर ले जाइए, एफ टी बाई वी, एफ टी बाई वी इज इक्वल्स टू मास। देखिए यही आंसर आपको यहां से भी मिल गया, एक लाइन में, एक लाइन में। जो आपने इतनी बड़ी राम कहानी तैयार करी वो आपको एक लाइन में मैनिपुलेशन की मदद से मिल गई, मैनिपुलेशन की मदद से मिल गई। लेकिन मैनिपुलेशन हर बार इतना आसान नहीं होता है, तो बेसिक फंडा तो आपको ये वाला आना ही चाहिए, ये बेसिक लॉन्गर मेथड तो आपको आना ही चाहिए। अगर ये मेथड आपको क्लियर है, ये मेथड क्लियर हो जा रहा है, लेकिन आप इसके साथ टाइम बचाना चाहते हैं, तो मैनिपुलेशन करके देखिए इस तरीके से कि मैं कैसे फंडामेंटल जो मैंने चूज करी हैं उनकी मदद से कैसे मैं डिराइव को बना सकता हूं। और अगर आप बना पा रहे हैं तो कांग्रेट्स, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इन्होंने बोला है कि वी एफ और टी की मदद से आपको एनर्जी बनाना है, वी एफ और टी की मदद से आपको क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। तो पहले जनरल मेथड से करते हैं, फिर अपना शॉर्टकट से देखेंगे। तो एनर्जी बनाना है हमको, क्या बनाना है, एनर्जी को बनाना है किसकी मदद से, वी एफ और टी की मदद से, वी एफ और टी की मदद से। तो सीधा सीधा ई विल बी डिपेंडिंग, ई जो होगा वो कुछ ना कुछ v टू द पावर a, f टू द पावर b, t
टी टू द पावर सी कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो E बराबर के v टू द पावर ए एफ टू द पावर बी टी टू द पावर सी, कुछ इस तरीके का टर्म मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरीके का टर्म मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब E यानी एनर्जी के डायमेंशंस लिखो, एनर्जी के डायमेंशंस लिखो। तो एनर्जी के जब डायमेंशंस लिखोगे तो मिल जाएंगे ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। अब के का तो कोई डायमेंशन को कंट्रीब्यूट करता नहीं है, तो के को आप थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दो, क्योंकि कांस्टेंट के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं है। तो v के डायमेंशन हो जाएंगे एल टी माइनस वन टू द पावर ए, और फोर्स के हो जाएंगे एम एल टी माइनस टू टू द पावर बी, और टी के हो जाएंगे टी टू द पावर सी, टी टू द पावर सी, टी टू द पावर सी। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिलेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और यहां से सीधा सीधा आप एम टू द पावर देखिए, एम टू द पावर बी मिल रहा है आपको, एम टू द पावर बी मिल रहा है। तो इसको लिखिए एम टू द पावर बी। अब यहां से एल टू द पावर ए मिल रहा है, यहां से एल टू द पावर बी मिल रहा है, तो यहां से मिलेगा एल टू द पावर ए, और यहां से मिलेगा एल टू द पावर बी, और यहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा टी टू द पावर माइनस ए, और यहां से मिलेगा टी टू द पावर माइनस टू बी, और यहां से मिलेगा टी टू द पावर सी। तो यहां से मिल गया एल टी टू द पावर माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी। ठीक है, अब दोनों साइड पावर्स को कंपेयर कर लीजिए, अब दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए। दोनों साइड जैसे ही आप पावर को कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू मिलेगी आपको 1, b की वैल्यू मिलेगी आपको 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 1। और a प्लस बी की वैल्यू जो है, a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है आपको 2, और यहां पर a और b की वैल्यू मिल रही है आपको 1, तो यहां पर 1 रखोगे तो 2 और a की वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी 1। ठीक है, अब सिमिलरली माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी की वैल्यू आप मिलेंगे माइनस टू। ठीक है, और यहां पे आपको ए की वैल्यू मिल गई हमको 1, तो माइनस वन माइनस टू इंटू वन प्लस सी बराबर माइनस टू। तो ये मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो सी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 1। तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, तो यहां से मिलेगा E इज इक्वल्स टू v टू द पावर 1 f टू द पावर 1 और t टू द पावर 1, v टू द पावर 1 f टू द पावर 1 t टू द पावर 1, यानी एनर्जी v टू द पावर 1 f टू द पावर 1 t टू द पावर 1 ये मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपको बनाना है एनर्जी, आपको बनाना है एनर्जी। किसकी मदद से बनाना है? आपको एनर्जी बनाना है फोर्स की मदद से, वेलोसिटी की मदद से और टाइम की मदद से। अब हम सभी जानते हैं कि फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू और एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यानी कि फोर्स में सिर्फ एक एल टी माइनस वन की कमी है, यानी वेलोसिटी की कमी है, वेलोसिटी की कमी है, एल टी माइनस वन की कमी है। ठीक है, गौर से देखो, गौर से देखो, वेलोसिटी यानी कि एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी एल की कमी है, एल की कमी है। ठीक है, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एल की कमी है। तो फोर्स में एल की कमी है। अब एल कैसे बनाया जाए? एल कैसे बनाया जाए?
एल बनाने के लिए आप सीधा सीधा वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे। क्या कर दोगे? वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे, तो यहां से आपको एल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। तो एनर्जी बन जाएगा आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि एफ इंटू वी इंटू टी। तो फिर से आपका आंसर वही मिल गया। एक बार फिर से देखो बच्चे, एक बार गौर से देखो। मेथड नंबर 2 आपको बनाना है मैनिपुलेशन की मदद से, आपको बनाना है मैनिपुलेशन की मदद से। देखो एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी बनाना है किसकी मदद से? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम की मदद से। तो एनर्जी के डायमेंशन होते हैं ml² T-2, और आपके पास है ml_T-2 है। अगर एक एल और मिल जाए तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन एल को बनाया कैसे जा सकता है? वी और टी की मदद से। जब वी और टी को मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सीधा आप वी और टी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये दोनों मिलके एल बना देगा, और ये कंप्लीट मिलके क्या बना देगा? एनर्जी। तो यहां से मिल जाएगा आपको फोर्स इंटू वी इंटू टी, और ये मिल जाएगा एनर्जी। आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको इतना ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैनिपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैनिपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप दिमाग लगा के पावर्स में खेल के क्वेश्चंस को मैथमेटिकली थोड़ा सोच के कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट लेक्चर को देखिए कि भाई इसमें थोड़ा जुगाड़ देखना होता है, क्या बनाना है, किसकी मदद से बनाना है। जो जो चीजें दी गई है उनकी मदद से ही बनाना होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैनिपुलेशन की मदद से भी कर सकते हैं। अगर मैनिपुलेशन से नहीं कर पा रहे हो तो जनरल मेथड तो आपका जिंदाबाद है, उससे तो कर ही सकते हो। मैनिपुलेशन से आपका टाइम बच जाता है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू फाइंड आउट अ फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड आउट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो नेक्स्ट यूज है, पहला यूज देखा कि भैया एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करोगे डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। दूसरा यूज देखा कि भैया आप किसी फॉर्मूला को रफली प्रूफ कर लोगे, यानी कि x⁴ y⁴ और z⁴ टाइप का कोई फॉर्मूला है तो उसको रफली प्रूफ कर लोगे, रफली प्रूफ कर लोगे। तीसरा देखा, अगर लेंथ, मास, टाइम की जगह अन्य किन्हीं आपने क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटिटी को, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप मतलब उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो आपने चूज करी हैं उनकी मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस। ठीक है, आपने जो क्वांटिटीज मानी है उनकी मदद से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला जो देखिए कि आप अगला क्या काम कर सकते हैं, आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किसी भी क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि आप देखिए हमारा अभी ये थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फोर्स। आप मान के चलें कि आपको फोर्स की यूनिट फाइंड करनी है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स हमको पता चल गए ml_T-2। तो हमको पता चल गए फोर्स की यूनिट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? यूनिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम जो करोगे, फोर्स के डायमेंशंस पता करोगे, फोर्स के डायमेंशंस पता करोगे, क्योंकि हम तो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन सीख रहे हैं, एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जैसे ही आप भैया यूनिट फाइंड करने को आएगी, सबसे पहले आप डायमेंशंस फाइंड करोगे। तो फोर्स के डायमेंशंस हो जाएंगे
ml_t-2 बहुत बार हम पीछे ये निकाल चुके हैं और मैंने आपको बोला भी है कि फोर्स के डायमेंशन तो कम से कम याद कर लो, तेजी से आपको लिखने आने चाहिए, और निकालते कैसे हैं ये भी मैं सिखा चुका हूं। अच्छा, तो मास की जो यूनिट होती है, अब मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी। अब लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। किसकी सिस्टम की बात कर रहे हैं? एसआई सिस्टम की। और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। तो फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यूं बोले केजी मीटर सेकंड स्क्वायर टू द पावर -2, सेकंड टू द पावर -2। ये तो एसआई सिस्टम में हो गई। अच्छा, अब कोई बोले कि दूसरे सिस्टम में फाइंड कर लो, सीजीएस सिस्टम में। अरे डायमेंशन में बस सीजीएस सिस्टम में तो सेंटीमीटर में ले लो। तो मास को लोगे ग्राम में, और लेंथ को लोगे सेंटीमीटर में, और टाइम को लोगे सेकंड स्क्वायर में। यानी कि हमारा सेंटीमीटर, सॉरी, इसको लोगे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो यूनिट भी फाइंड कर सकते हो, यानी किसी भी सिस्टम की मदद से आप यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। डायमेंशंस में बस जो जो पर्टिकुलर, जैसे लेंथ है तो लेंथ को जिसमें मेजर किया है उसमें लेते चलो, आपका मास है तो मास को जिसमें मेजर किया है उसमें लेते चलो। तो इस तरीके से आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। तो बच्चों अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस तो देख लिया, डायमेंशनल एनालिसिस के यूज देख लिए भैया, कि आप एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हो, एक फॉर्मूला को रफली प्रूव कर सकते हो, आप किन्हीं भी क्वांटिटीज को बेस मानकर एक क्वांटिटी को उनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है कि भैया डायमेंशनल एनालिसिस कभी भी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो आप गौर से देखो, डायमेंशनल एनालिसिस में हमेशा जो कांस्टेंट होगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस कांस्टेंट के रिगार्डिंग फेल हो जाता है। देखो, t इज इक्वल टू 2π√L/g, इस पूरे का डायमेंशन भी क्या है? सेम t। इसका डायमेंशन भी क्या है? t। अब t इज इक्वल टू L/g साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो आप गौर से देखोगे ये दोनों टर्म दिखने में अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, लेकिन दोनों का डायमेंशन सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। यानी कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन का डायमेंशन सेम हो सकता है। एक साइन थीटा वाले टर्म का के बारे में भी आपको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं पता चल रही है। सिमिलरली यहाँ पे 2 की जगह 50 आ गया √L/g, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका और इसका डायमेंशन भी सेम रहा, इसका और इसका डायमेंशन भी सेम रहा। स्टिल आप कुछ नहीं कह पाए, इन दोनों में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। सिमिलरली इन दोनों में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। यानी कि यहाँ पे देखोगे, जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई एक्सपोनेंट आपका एक्स्ट्रा आ जाए, कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जाए, तो आप ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। सभी एक्सप्रेशन का डायमेंशन सेम निकल के आ रहा है। यानी कि ये एक डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है, ये फेल हो जाता है ऐसे एक्सप्रेशन पर जहां पर साइन का फंक्शन आए, लॉग का फंक्शन आए, या प्लस माइनस में। देखो L/g का डायमेंशन क्या है? टाइम। अब फिर से यहाँ पे आपको टाइम मिल गया, तो ये पूरे टर्म का भी डायमेंशन क्या होगा? ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम, और ये भी टाइम। इस पूरे का डायमेंशन भी t, 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 इस पूरे का डायमेंशन भी t। तो सबका डायमेंशन एक जैसा आ रहा है, जबकि एक्सप्रेशन सारे के सारे अलग अलग हैं। यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप इन सब में डिफरेंशिएट
नहीं कर पा रहे हो तो डायमेंशनल एनालिसिस ऐसे केसेस में फेल हो जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस जहां भी साइन का फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, या प्लस में कोई इक्वेशन आ रही हो, उन केसेस में डायमेंशनल एनालिसिस से हम कोई खास जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते। दो इक्वेशंस, अलग अलग इक्वेशंस का भी डायमेंशन सेम आ सकता है, तो भाई आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है। अच्छा, एक लिमिटेशन क्या है, 2 × √L/G और 15 × √L/G दोनों का डायमेंशन सेम है। सिमिलरली 2 × √L/G हो, चाहे 100 × √L/G हो, चाहे π × √L/G हो, सबका डायमेंशन देखो सेम आ रहा है। तो तुम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा इक्वेशन रॉन्ग है। तो स्टिल डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर भी फेल हो जा रहा है, यानी कांस्टेंट वाले मामले में भी फेल हो जा रहा है। तो कांस्टेंट में तो फेल हो ही रहा है, साइन में भी फेल हो रहा है, लॉग में भी फेल हो रहा है, और अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली जो क्वांटिटीज हैं, अगर उनमें आप होमोजेनिटी मेंटेन रखते हैं तो वहां पे भी ये फेल हो जाता है। इतनी बात समझ में हम सभी को आ गई। अब बढ़ते हैं बेटा आगे, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अच्छा, तो अगला पॉइंट जो कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सम नंबर, यानी डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कुछ भी जानकारी नहीं दिखाई देता है। देखो गौर से देखो, यहाँ पर इस 2 और इस 50 में कोई डिफरेंशिएट आपको नहीं कर पा रहे हो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। कांस्टेंट में 2π में, 50 में, 2 में कोई खासा अंतर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो। तो कांस्टेंट की जानकारी भी डायमेंशनल एनालिसिस से हमको नहीं मिल पाती है। तो एक पॉइंट तो हमारा हमको मिल गया ये। अच्छा, एक अगला पॉइंट क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस से आप खास प्रकार के रिलेशंस को ही प्रूव कर सकते हैं, यानी x⁴ y⁴ z⁴ यानी कि ऐसे ही रिलेशन को ही आप प्रूव कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड पावर रिलेशन, यानी कि ऐसी रिलेशंस जिनमें क्वांटिटीज एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन या पावर में डिपेंड कर रही हैं, वहीं पर तुम फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हो। जहां एडिशन सब्सट्रैक्शन में फॉर्मूलाज आ रहे हैं वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है, वहां पर डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके के फॉर्मूलाज आप डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ नहीं कर सकते, जैसा कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस हमारा फेल हो गया था, ठीक है। ऐसे फॉर्मूलाज आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ वो फॉर्मूलाज प्रूव कर सकते हैं जिनमें x⁴ है, यानी समथिंग टू द पावर समथिंग, समथिंग टू द पावर समथिंग, समथिंग टू द पावर समथिंग, यानी x⁴ है, y⁴ z⁴ यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टाइप के रिलेशंस को ही हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव कर सकते हैं। इतनी बात हमको क्लियर कट समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, दिस मेथड विल नॉट वर्क इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी एल्स साइन और कोसाइन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल रिलेशन। ये अभी हम देख चुके हैं कि भैया अगर कोई हमारा क्वांटिटी में साइन का फंक्शन आ जाए, कोसाइन का फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक का फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ जाए, तो ये मेथड फेल हो जाएगा, ये हमको ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा। ये भैया ऐसे मेथड्स में काम नहीं करता जहां पर क्वांटिटी साइन, कोसाइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिपेंड कर रही हो, ठीक है, वहां पर ये वर्क नहीं करता। अच्छा, और एक खास बात कि भैया 3 वेरिएबल्स तक ही ये वर्क करता है, यानी कि MLT आप तीन इक्वेशन बना सकते हो MLT की मदद से, यानी कि अगर कोई इक्वेशन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो डायमेंशनल एनालिसिस तब तक ही वर्क करेगा। अगर कोई 4 फैक्टर्स पर वर्क डिपेंड कर रही है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस नहीं लगा पाओगे, क्योंकि भैया आप तो MLT की मदद से सिर्फ 3 ही इक्वेशन बना सकते हो, 3 ही वेरिएबल बना सकते हो, तो 4 इक्वेशंस कैसे निकालोगे, 4 वेरिएबल जब बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले केस तक ही वर्क करता है। तो
dimensional analysis will work only if quantity depends upon 3 parameters, not more than that। क्यों MLT वाले फंडे से आप तीन ही इक्वेशन, तीन ही वेरिएबल बना सकते हो, तीन पैरामीटर बना सकते हो। तो आपका जो इक्वेशन है, जो आपका वेरिएबल है, उसको भी तीन ही पैरामीटर्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन बच्चा हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि कैन प्रेशर, डेंसिटी एंड वॉल्यूम बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब चैप्टर शुरू करा था तब आपको बताया था कि भैया डायमेंशन नाम की चीज इसलिए देखनी पड़ती है कि कब कब तुम क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज अपनी मर्जी से ले सकते हो। अभी जैसे हाल में जो पीछे क्वेश्चन लिया था, तो वहां पे हमने लिया था फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हर केस में हर किसी को फंडामेंटल नहीं ले सकते हो। तो किस केस में फंडामेंटल ले सकते हो? तो जिस केस में आप फंडामेंटल ले सकते हो उसको चेक करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड की जरूरत पड़ी थी। तो एक तो तरीका क्या था कि तीनों क्वांटिटी अगर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो तो आप फंडामेंटल ले सकते हो। ये तो हमारा था कि भैया कैन प्रेशर, डेंसिटी एंड वेलोसिटी भी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये ऑलरेडी हम लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं। बस बताना चाहता हूं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन है। वही बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस इसलिए सीख रहे हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट हियर। ठीक है, तो या तो एक तरीका है कि भैया इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, यानी कि कोई रिलेशन ना बन रहा हो। तो प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर। या तो ये तरीका है। अब हर केस में इतनी आसानी से तो तुम फॉर्मूला नहीं बना पाओगे। अब जब हर केस में इतनी आसानी से फॉर्मूला नहीं बना पाओगे तो एक मेथड भी तो चाहिए। तो फिर मैंने आपको एक फंडा बताया था कि सबके डायमेंशन निकाल लो और एक डिटर्मिनेंट बना लो, और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो तुम उनको फंडामेंटल नहीं ले सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आ जाए तो बिंदास फंडामेंटल ले सकते हो। अगर आंसर जीरो है तो इट मींस दे आर डिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ये फंडा मैंने आपको बताया था। तो एक डायमेंशनल एनालिसिस का यूज ये भी है कि ये चेक करना कि भैया कौन कौन सी क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हो और कौन कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन है, अगर वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, तो पहला तो पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को क्या फंडामेंटल ले सकते हैं। तो पहले तो डिटर्मिनेंट बना के चेक करो, अगर आंसर जीरो आ जाए तो नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो भैया बिंदास फंडामेंटल ले सकते हो। ठीक है, इफ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वर चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। तो मास के डायमेंशन बताइए। तो ये क्वेश्चन करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो यहां पे एक तो मेथड है कि मास विल बी प्रोपोर्शनल v टू द पावर a, t टू द पावर b, f टू द पावर c। इस तरीके से निकालिए लॉन्गर मेथड से पावर्स को कंपेयर करके। ये अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में हमने आपको करना सिखाया। दूसरा मेथड बताया हमने आपको मैनिपुलेशन की मदद से। चलो मैं दोनों एक बार फिर से बता देता हूं, किसी बच्चे की कोई वीकनेस ना रह जाए। तो यहां से देखिए M1, क्योंकि मास तो है M1, L0, T0, और यहां से मिला K, और K कांस्टेंट है तो इसके तो कोई डायमेंशन होंगे नहीं, तो ये डायमेंशन को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। LT-1 टू द पावर A
टी टू द पावर बी, और फोर्स मिला एम एल टी टू द पावर माइनस टू द पावर सी। ठीक है बच्चे, अब यहां से आप सीधा उठाइए के को, अब थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये तो डायमेंशंस को कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, ये तो डायमेंशंस को कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है। यहां से मिला m1 l0 t0, m1 l0 t0, तो यहां से मिला m टू द पावर c l टू द पावर a प्लस सी टी टू द पावर माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी। ठीक है, ये मिल गया, इतना मिल गया हमको। अब क्या करो, दोनों साइड पावर्स को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ये तो लॉन्गर मेथड है, जनरल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो c की वैल्यू मिल गई हमको 1, इसको कंपेयर करा यहां से तो c की वैल्यू मिल गई 1। अब a प्लस सी की वैल्यू दैट इज l, a प्लस सी की वैल्यू मिल गई 0, a प्लस सी की वैल्यू मिल गई 0, तो a की वैल्यू मिल गई -1, तो a की वैल्यू मिल गई यहां से हमको -1। अब लास्ट वाला टर्म माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल्स टू 0, और यहां से a की वैल्यू मिल गई -1 प्लस ऑफ b -2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये मिल गया 1 प्लस b -2 इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से मिला हमको m इज इक्वल्स टू v टू द पावर a, तो v टू द पावर -1 t टू द पावर b दैट इज 1, और c की जो वैल्यू मिली हमको f टू द पावर c, तो m बराबर f t बाई c। ये तो शायद क्वेश्चन एज इट इज हम कर चुके हैं, तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। चलो अब इसको मेथड 2 की मदद से कर लेते हैं। मेथड 2 की मदद से, मेथड 2 क्या कहता है, आपको मास चाहिए। अरे मास क्या है, मास बनाने के लिए आप सीधा सीधा करो फोर्स बाई एक्सेलरेशन, और फोर्स हमको हो गया F, और एक्सेलरेशन को लिख दोगे वेलोसिटी बाई t, तो एफ टी बाई वी। यहां से डायरेक्ट मिल गया यार, ये तो डायरेक्ट मिल गया, डायरेक्ट मैनिपुलेशन से भी कर सकते हैं एफ टी बाई वी। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पता नहीं मैंने क्यों दोबारा रिपीट कर लिया इसको, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। ये अच्छा सवाल है, दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। देखो एक तो मेथड है, एक तो तरीका है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि दिस वन क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट टफर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऑन टफर साइड है। तो एक तो आपको जनरल मेथड से करना आना चाहिए, एक तो आपको इसको जनरल मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, लॉन्गर मेथड से। तो लॉन्गर मेथड से तो इसको सॉल्व करेंगे आप। अब आपको मैं इसे मैनिपुलेशन से सॉल्व करना सिखाता हूं। अब मैं आपको इसको मैनिपुलेशन से सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है, क्योंकि चलो दोनों से ही करना सिखाते हैं, वरना कुछ बच्चे बोलेंगे मास्टर आधा आधा कराता है, एक मेथड बताता है एक नहीं बताता है। दोनों से करना सिखाते हैं। तो इन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड प्रेशर p आर टेकन एज फंडामेंटल। इनको फंडामेंटल मान लिया, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के डायमेंशन पूछे। तो जब इनको फंडामेंटल मान लिया तो हमारा g जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, g विल बी प्रोपोर्शनल टू k c टू द पावर a g टू द पावर b p टू द पावर c। ये तो बन गया हमारा मेथड 1 से कर रहे हैं, मेथड
1 से कर रहे हैं लॉन्गर मेथड से, ठीक है। वी आर सॉल्विंग दिस बाय लॉन्गर मेथड। अच्छा, अब जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है एफ। देखो यहां से देखो, आप जी के डायमेंशन निकालना सीखो, जी के डायमेंशन निकालना सीखो। तो एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा आपको एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 बराबर जी, ठीक है, बराबर जी। यहां से ये जी की वैल्यू मिल गई, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो एफ के डायमेंशन मिल गए mlt-2 और आर के डायमेंशन मिल गए एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो यहां से मिल गए हमको m⁻⁻1 और l⁻³ और t⁻⁻2, ये मिल गए हमको g के डायमेंशन। किसके डायमेंशन? g के डायमेंशन। तो यहां से g के डायमेंशन लिख लो, g के डायमेंशन लिख लो, g के डायमेंशन लिख लो, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁻2 इज इक्वल्स टू k है। अब k तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा तो इसको इग्नोर कर दो। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो l⁻⁻1 टू द पावर a। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो l⁻⁻2 टू द पावर b। अब वो प्रेशर है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशन होते हैं mlt-2, एक एक चीज करके बता रहा हूं, अपॉन एरिया के होते हैं एल स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर के डायमेंशन मिल गए हमको, प्रेशर के डायमेंशन मिल गए हमको m l⁻⁻1 t⁻⁻2 m⁻⁻1 l⁻⁻1 t⁻⁻1 टू द पावर c, ठीक है, इतना बन गया। अब क्या करो, अब क्या करो, अब भैया पावर्स को कंपेयर कर लो, सीधा स्टेप है, पावर्स को कंपेयर कर लो। ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे पावर्स को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहां से बना m⁻⁻1 l⁻³ t⁻⁻2। तो यहां से बना m, यहां से उठाओ m⁻c, m⁻c। अब l उठाओ तो एक बार l मिलेगा यहां से l⁻a, फिर यहां से मिलेगा l⁻b, फिर यहां से मिलेगा l⁻-c। तो यहां से मिला l⁻a प्लस l⁻b और यहां से मिला -c। अब t⁻-a, यहां से मिला t⁻-a, यहां से मिला -2b और यहां से मिला -2c, -2b -2c, ठीक है। तो c की वैल्यू मिल गई कंपेयर करने पर हमको -1, c की वैल्यू मिल गई हमको कंपेयर करने पर -1। अब a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहां से उठाओ a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू 3। तो a प्लस b -1 इज इक्वल्स टू 3। तो a प्लस b की वैल्यू मिल गई आपको 2, ये बन गई इक्वेशन 2, ये बन गई इक्वेशन 2, ये बन गई इक्वेशन 2। अच्छा, अब यहां से -a -2b -2c इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आप गौर से देखो, -a -2b -2 इंटू -1 बराबर -2।
तो -a-2b +2 बराबर -2, तो -a-2b बराबर -4। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, a प्लस 2b बराबर 4, a+2b बराबर 4। और यहां से एक इक्वेशन ये बन गई, इसको बोल दिया लेट से थर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एक इक्वेशन हो गई ये a+2b बराबर 4, एक हो गई ये, और एक इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई ये। अब ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते। तो a+b इज इक्वल्स टू 2, ये तो इक्वेशन 2 हो गई। और ये a+2b इज इक्वल्स टू 4, a+2b इज इक्वल्स टू 4। तो एक दूसरे में से घटा दो, तो यहां से मिला हमको -b इज इक्वल्स टू -2, तो b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई। c की वैल्यू हमको, c की वैल्यू जब आप गौर से देखोगे, c की वैल्यू -1 मिली, c की वैल्यू -1 मिली, b की वैल्यू 2 मिली, और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 0 मिल गई। ये बन गया थर्ड। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। तो हमको मिल गया वी गॉट a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -1। इतनी वैल्यूज हमको मिल गई, इतनी वैल्यूज हमको मिल गई। और हमने फॉर्मूला निकाला था ये कि g इज इक्वल्स टू के सी टू द पावर ए, g इज इक्वल्स टू के सी टू द पावर ए, g टू द पावर b, p टू द पावर c। ठीक है, अच्छा, तो g बराबर सी टू, अब के तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इसको के को तो इग्नोर कर दो, के को तो इग्नोर कर दो, कांस्टेंट को। तो सी टू द पावर -1 और जी टू द पावर बी, जी टू द पावर बी, सी टू द पावर 0, सी टू द पावर 0, ए जो है 0 है। अब जी टू द पावर बी है, जी टू द पावर 2 और p टू द पावर -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, c टू द पावर g², p टू द पावर -1। तो आंसर नंबर बी, ये वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा बहुत लेंदियर चला गया, ये क्वेश्चन बहुत लेंदियर चला गया। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड मेरे ख्याल से ये कहीं तो जे मेंस में कहीं ना कहीं आया हुआ सवाल है, लेकिन ये लेंदियर चला गया, ये लेंदियर चला गया। अब इसको आसान करना है, इसको आसान करना है। आसान कैसे करते, देखो, हमसे बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के डायमेंशन पूछे, अगर 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 सी, जी और पी को फंडामेंटल माना, क्या माना, को फंडामेंटल माना, तो करो क्या, तो जी के जो डायमेंशन है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जी के जो डायमेंशन होंगे वो m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। देखो यहां पे हम निकाल चुके हैं, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। ये जी के डायमेंशन मैं अभी पिछले पार्ट में आपको FR² अपॉन m² की मदद से निकालना आपको सिखाया। अच्छा, अब ये बनाना है, किसकी मदद से बनाना है, सी, जी और पी की मदद से। तो सी के डायमेंशन होते हैं हमारा LT-1, जी के होते हैं LT-2 और पी के होते हैं ML-1, T-2, प्रेशर के डायमेंशन। इतनी बात, प्रेशर के भी हम निकाल चुके हैं, फोर्स अपॉन एरिया करोगे तो आपको ये डायमेंशन मिलेगा। अभी पिछले वाले पार्ट में निकाला, तो m टू द पावर -1 बनाना है,
तो गौर से देखोगे ये m एक बार आ रहा है, m एक बार आ रहा है। अगर आपको g बनाना है तो कहीं ना कहीं m का जो यूज है वो अपॉन में हो रहा होगा, और m का यूज हो रहा होगा तो m को तो यूज आप सिर्फ प्रेशर के साथ कर सकते हो, और m एक बार यूज कर रहे हो तो यानी प्रेशर भी एक बार यूज होगा। तो अपॉन में क्या आ गया, p। यहां से मिल गया p, यहां से मिल गया p, p मिल गया। तो यहां से जैसे ही p यूज करा तो ये यहां पे टर्म जो मिली आपको वो मिली m l माइनस वन टी माइनस टू, m l माइनस वन टी माइनस टू। अब यहां बचा m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। अब ये बनाना है, ये यूज कर चुके हैं, ये यूज कर चुके हैं। अच्छा अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, l टू द पावर थ्री है, l टू द पावर थ्री है। अब ये ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका, जब टी टू द पावर माइनस टू नीचे ले चुके हैं और ऊपर आपको बचाना पड़ेगा टी टू द पावर माइनस फोर, टी टू द पावर माइनस फोर, और एल टू द पावर, एल टू द पावर फोर, एल टू द पावर फोर। तब जाके ये प्रॉपर टर्म बराबर होंगे, और इसको हमने बोला प्रेशर, इसको बोला प्रेशर। तो यहां पे लिख दिया प्रेशर। ऊपर बचा एल टू द पावर फोर टी टू द पावर माइनस फोर, टी टू द पावर माइनस फोर। तो आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे यहां पे ये टर्म लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा और यहां पे बचेगा आपका एल स्क्वायर, ये बनेगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर, टी टू द पावर माइनस फोर। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको गौर से देखोगे तो ये पूरा टर्म जो है ये बन रहा है बेटे g का स्क्वायर, एल टी माइनस टू का स्क्वायर, ये बन रहा है g का स्क्वायर, दैट इज g का स्क्वायर। अब c की पावर तो जीरो आ ही रही है क्योंकि c का तो हमें यूज करना ही नहीं पड़ा। तो ये बनाने के लिए हमें m टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर थ्री टी टू द पावर माइनस टू बनाने के लिए प्रेशर यूज करना पड़ा, डिनोमिनेटर में g यूज करना पड़ा एक बार स्क्वायर के साथ, और c का तो हमको यूज ही नहीं करना पड़ा, ये स्क्वायर था नॉट टू द पावर फोर। तो m l माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ एल स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर माइनस फोर लेना पड़ेगा। अगर एक बार प्रेशर यहाँ यूज कर लोगे तो इस टर्म को बनाने के लिए यहाँ पर बचेगा आपके पास एल स्क्वायर और टी टू द पावर माइनस फोर। अब एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस फोर बनाने का तरीका c और g की मदद से है, g का स्क्वायर करके। एक ही तरीका है कि g का स्क्वायर कर दो। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, देखो एक बार, देखो एक बार फिर से देखो, फिर से देखो इसको। देखो बेटे, आपको बनाना है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू जी। अब ये बनाना है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक तो यूज करना पड़ेगा ऐसी टर्म को जिसमें m माइनस वन आए, और m माइनस वन आए यानी m डिवाइड में आए, डिवाइड में आए। m को कैसे यूज करना पड़ेगा, अपॉन में, तभी तो m माइनस वन आएगा। इसमें इसमें m माइनस वन आ रहा है यानी कि m को डिवाइड में यूज करना पड़ेगा। और जहां भी आप m को यूज करोगे इस पूरे टर्म को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कंप्लीट यूज कर सकते हो, या C पूरा यूज कर सकते हो, या G पूरा यूज कर सकते हो, या P पूरा यूज कर सकते हो। तो हमने M को बनाने के लिए P को पूरा यूज कर लिया, दैट इज M L माइनस वन T माइनस टू। तो इसको बोला हमने, इसको बोला हमने P।
ठीक है, जब ये यूज कर लिया, अब ये बनाना है, तो बचा हमारे पास क्या, बचा बच्चे हमारे पास एल स्क्वायर टी टू दी पावर -4, ये बचा, तभी ये इसके बराबर हो पाएगा। अब इसको बनाने के लिए आप सी का यूज कर सकते हो, जी का यूज कर सकते हो, पी का यूज कर सकते हो। तो पी का तो यूज अब कर ही नहीं सकते, क्योंकि मास तो एक ही बार लेना था, वो हम ले चुके, इसमें एक बार एम आ रहा है, डिनोमिनेटर में ले चुके। अब एल स्क्वायर टी टू द पावर -4 बनाने का जो तरीका है वो एक ही तरीका दिख रहा है। अगर इसको किसी तरीके से लें तो भैया कोई तरीका ऐसा बन ही नहीं रहा है कि एल स्क्वायर टी टू द पावर -4 बन जाए। तो जी जो है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं जी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं जी स्क्वायर। तो m -1 L3 t -2 ये बन जाएगा हमारा जी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहां से मिला p टू द पावर -1 जी स्क्वायर। अब c का तो यूज ही नहीं करना पड़ा, तो c टू द पावर 0। तो फिर से आप देखोगे जो आपका आंसर इतनी बड़ी राम कथा करने के बाद आ रहा था यहाँ पर, वही आंसर आपका डायरेक्ट पावर्स को बैलेंस करके मैनिपुलेशन का यूज करके आ गया, मैनिपुलेशन का यूज करके आ गया। तो ऐसे भी दिमाग लगाया करो कि इतने बार ये यूज कर लिया, इतने बार ये यूज कर लिया, इस कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन और चाहिएगा। बेसिकली आप मैथ्स का यूज करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ बी डबल्ड, लेंथ की जो यूनिट है उसको डबल कर दिया गया, देन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी विल बिकम। बड़ा प्यारा सा सवाल, अच्छा सवाल, बेसिक सवाल, आई होप आप कर पाएंगे। देखिए, तो जी जो है, जी, तो सबसे पहले जी होता क्या है ये जानना जरूरी है, जी में क्या क्या चीजें कितनी कितनी बार यूज हो रही हैं। तो जी के लिए आप सीधा सीधा एक रिलेशन को यूज करें, एफ बराबर GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से मिला FR² अपॉन M1M2 बराबर G। तो जब इसको सॉल्व करोगे, अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो G बराबर M-1 L3 T-2, G के डायमेंशन निकल के आए, ये देखो, अरे अभी तो किया है, G के डायमेंशन निकल के आए M-1 L3 T-2। ठीक है, ये G के डायमेंशन निकल के आए। अच्छा, इसमें M यूज हो रहा है -1 पावर में, L यूज हो रहा है 3 बार, T यूज हो रहा है -2 बार। तो इन्होंने कहा है यूनिट ऑफ लेंथ जो है उसको डबल कर दिया गया है, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बिकम। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने मान ली N1U1 बराबर N2U2। तो प्रेजेंट वैल्यू मान ली हमने 1, और प्रेजेंट वैल्यू में हमारी मास की वैल्यू थी m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 इंटू T टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू N2। अच्छा, अब किया क्या इन्होंने, यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया। तो मास को तो सेम रखा m टू द पावर -1, अब इंटू यूनिट ऑफ, देन द यूनिट ऑफ लेंथ को डबल कर दिया, 2L टू द पावर 3, और टाइम को स्टिल क्या रखा, टाइम को स्टिल सेम रखा। तो T कैंसिल, M से M कैंसिल, तो आप देखोगे यहां मिलेगा आपको L टू द पावर 3 बराबर N2 इंटू 8 इंटू L टू द पावर 3, L टू द पावर 3 से L टू द पावर 3 मिल जाएगा आपको। तो N2 बराबर 1/8। तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 1/8 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 1/8 टाइम्स हो जाएगी। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट को आपने डबल कर दिया,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी यूनिट को बदल दे, यूनिट को डबल कर दे, लेंथ को डबल कर दे या किसी चीज को डबल कर दे, तो ऐसे क्वेश्चन n1 u1 बराबर n2 u2 की मदद से आप सॉल्व किया करो, डायमेंशन निकाल लिया करो, एक साइड रखा करो, फिर दूसरी साइड रखा करो, और जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही हुआ करें उनको कैंसिल कर दिया करो, और जो बच रहा करे उसकी मदद से रिलेशन निकाल लिया करो। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। अच्छा भैया, तो क्वेश्चन कहता है कि इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, कोई पर्टिकुलर सिस्टम है, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम, 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। अब इनको ये और ये और ये ले लिया गया है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सोचिए और खुद से अटेम्प्ट करिए पिछले वाले लॉजिक की मदद से। आप एक बार खुद से करिए इसको, फिर मैं आपको इसे बताता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। आप मानो लेट से कि 1 न्यूटन बराबर n2 यूनिट, ये मान के चलो। 1 न्यूटन की बराबर n2 यूनिट के बराबर मान के चलो, n2 यूनिट के बराबर n2 यूनिट, यानी कुछ n2 वैल्यू मान के चलो। अब यूनिट क्या ले रखी है, यूनिट हमने ले रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड के हिसाब से। तो 1 न्यूटन बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो फोर्स बनाना है आपको। तो फोर्स के डायमेंशन होते हैं mlt-2, तो 1 इंटू mlt-2 बराबर n2। ठीक है, अच्छा इंटू 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा यानी कि 1 न्यूटन में n2 यूनिट निकल के आ रही है। तो दूसरे सिस्टम में कितने न्यूटन होंगे, कितने न्यूटन होंगे, यानी n2 की वैल्यू कितने न्यूटन के बराबर होगी। तो 1 इंटू, अब इसको मान लो m को kg, l को मान लो मीटर, इंटू सेकेंड टू द पावर -2, n2 इंटू 10 ग्राम को मान लो 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा kg अपॉन 1000 करोगे तो ये बन जाएगा हमारा kg, इंटू 10 अपॉन 1000 करोगे, अपॉन 100 करोगे तो ये बन जाएगा मीटर, इंटू 1 अपॉन 10 करोगे सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारा -2। तो यहां से मिलेगा बच्चे आपको 1 kg मीटर सेकेंड -2 बराबर n2 इंटू 10 टू द पावर -2 kg इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 2 सॉरी सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, तो यहां से मिलेगा 1 बराबर n2 और ये पावर 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से मिलेगा इंटू 1 अपॉन 10, तो n2 बराबर 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई n2 की वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट पूछा है, अब आपसे पूछा है यूनिट, मैग्नीट्यूड तो हो गया 10,
तो यूनिट हो जाएगी 1/10, 1/10। यूनिट आधी हो जाती, N1U1, मैग्नीट्यूड बढ़ा यूनिट घटी, मैग्नीट्यूड बढ़ा यूनिट घटी, मैग्नीट्यूड बढ़ा यूनिट घटी, तो यूनिट हो जाएगी 1/10। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इन अ न्यू यूनिट सिस्टम 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी कि एक अलग सिस्टम मान लिया गया और टाइम की 1 यूनिट जो है वो 10 सेकेंड मान ली गई, और 1 यूनिट ऑफ मास को 5 केजी मान लिया गया, और 1 यूनिट ऑफ लेंथ को 20 सेंटीमीटर मान लिया। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने जूल के बराबर होगी? ठीक है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने जूल के बराबर होगी, कितने जूल के बराबर होगी? तो आप करो क्या, सीधा सीधा करो कि भैया 1 जूल बराबर N2 यूनिट, N2 यूनिट के बराबर आ रहा है। 1 जूल जो है वो N2 यूनिट के बराबर आ रहा है। अब इन्होंने पूछा है इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितने जूल के बराबर आ रहा है। ठीक है, आप तो सीधा सीधा 1 जूल जो है वो N2 यूनिट के बराबर आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या करो, अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी होता है kg, इसको ऐसे देखो ml² T-2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 जूल, तो ये बनेगा 1 इंटू kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 बराबर N2 इंटू, अब मास कितना है हमारा 5 kg, ठीक है, इंटू मीटर कितना है, मतलब जो लेंथ है 20 मीटर स्क्वायर, और हमारा टाइम कितना है 10 सेकेंड टू द पावर -2, 1 kg इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। 1 जूल में N2 यूनिट है, ठीक है, बराबर N2 इंटू 5 इंटू 400 इंटू 1/100 सेकेंड टू द पावर -2 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बचेगा 1 बराबर N2 इंटू 4 इंटू 5, तो N2 बचेगा 1/20, और यहां से बचेगा N2 की वैल्यू 1/20। अच्छा, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू N2 1/20, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/20 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 जूल, 20 जूल। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, आंसर आ जाएगा हमारा ए, आंसर आ जाएगा हमारा ए, आंसर आ जाएगा हमारा ए 20 जूल, 20 जूल। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा ए। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/20 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20 जूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करा दिए हैं कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी इसकी बजाय इसको मान लें, इसकी बजाय इसको मान लें, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क करिएगा, ये क्वेश्चन आप होमवर्क करिएगा, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज अ होमवर्क, दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज अ होमवर्क। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क।
अच्छा, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ होमवर्क। यहाँ तक आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क करके लाइएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर और लेंगे, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ हम आपका कवर कराएंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े और वे फटाफट से अपना नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज हमारा मैथमेटिकल टूल्स पर, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर मैथमेटिकल टूल्स पर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।